नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले दो बात पे मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक तो आज हमारे हेमंत कुमार भाई शाह और उनके साथी डॉक्टर आत्मन शाह दोनों मिलके गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा उसको लेके वाचिकम का एक करते प्रेजेंटेशन, जो डॉक्टर अशोक कुमार पांडे का किताब के पे आधारित है। आज शुक्रवार मतलब सूरत में, आज गुरुवार सूरत में उसका प्रेजेंटेशन होने वाला था, पर अचानक उसकी काफी पब्लिसिटी भी हुई थी, पर सूरत पुलिस ने लास्ट मिनट पे वो प्रोग्राम पे रिस्ट्रिक्शन जाहिर किया और उनको बोला कि ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है। तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये किताब लिखी गई है, बाकायदा पब्लिश हुई है और ये प्रेजेंटेशन बार बार अहमदाबाद में भी काफ़ी जगहों पे हुआ है और काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है। हो सकता है वो मत जो रख रहे उनसे हम भिन्न मत रखने वाले हो, पर जनवादी व्यवस्था का जो हमने स्वीकार किया है उसमें हर कोई भिन्न मत के लिए अवकाश है। तो ये जो स्टेप्स लिए गए उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की ओर से, और ये नहीं होता तो अच्छा होता। दूसरा है चंडोला तालाब का जो इंसिडेंट, हम कड़ी निंदा किया है। पहलगांव के जो हिंसा हुई उसमें जो लोग उसके विक्टिम हुए उसके लिए हमने लास्ट गुरुवार को उनके ट्रिब्यूट के रूप में हमने ये भी किया था, हम पब्लिकली भी ट्रिब्यूट प्रोग्राम रखा था। और उसका आधार करके पूरे राज्य में और पूरे देश में दो चीज हो रही है। एक तो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे अटैक हो रहा है, पहलगाम में जो हुआ उसमें कश्मीरी लोगों का कोई दोष नहीं है और वो लोगों ने तो डेमोन्स्ट्रेशन कर भी किया और लोकल लोगों ने बहुत हेल्प भी किया, जो टूरिस्ट थे जो उसमें फंसे हुए थे उनको काफ़ी हेल्प भी किया। फिर भी कश्मीरी स्टूडेंट्स को चेजिंग हो रहा है, काफ़ी यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, उनके हॉस्टल में उनके घरों में अटैक हो रहे हैं, इसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। और ये चंडोला तालाब पे जो हुआ, ठीक है, चंडोला तालाब का रीडेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं है, जब डिसीजन हुआ तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना था। अभी अचानक सब लिस्ट बाहर आ रहा है, अभी बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कि वो गुंडा है वो गुंडा है। तो उसका मतलब इतने साल तक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारी पुलिस कमिश्नर की ऑफिस और हमारे स्टेट गवर्नमेंट सब क्या सो रहे थे? इसमें किसने हेल्प किया? उनको भी तो ये करो सजा। हमें याद है कि हरनी बोट कांड हुआ, ये मोरबी का ये हुआ, सब कुछ अभी ख्याति हॉस्पिटल का हुआ, वो सब इतना जाहिर में था, सबके सबके गुने वो डिक्लेयर थे कि ये गुना उन्होंने किया है। उनके खिलाफ स्टेप्स लेने में काफी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हेजिटेट कर रहा है। वो टाइम पे चंडोला पे पूरा अटैक लेके वहां पे जो लोग थे भारतीय लोग, उनके जो जायज डॉक्यूमेंट थे उनको हटाने की बात की हम भर्त्सना करते हैं। और ये लोग जो है यहाँ आ गए हैं या वो तो गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, वो एजेंट का जो नेटवर्क है वो तो पुलिस को पता ही होगा कि कौन एजेंट है, कौन ये कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी कार्यवाही या जो ये एजेंट का नेटवर्क है या एंटी सोशल एलिमेंट का जो नेटवर्क है उसके उसके बारे में हमारे पुलिस उससे अनजान है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर ये जानबूझ के एक चलाया गया, उसमें कितने वेस्टेड इंटरेस्ट थे हमें नहीं पता, वो भी बाहर आना चाहिए और वो ऑफिसरों को भी सजा होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे बूढ़े महिलाएं जैसे रास्ते पे रो रहे थे और जो ऐसे सड़क पे उनको सोने को हमने मजबूर किया, कुछ हम ऑल्टरनेट तो दे सकते थे। हम ऐसा तो, हाँ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की हम क्रिटिसाइज करते हैं कि लोगों को बेड़ियां पहना के भेज दिया गया, तो वी आर क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनकी डिग्निटी की रक्षा होनी चाहिए। उसके बजाय हमने यहाँ चंडोला लेक पे भी एक किया, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। वो हमारी, आज तो गुजरात का स्थापना दिवस भी है, तो रविशंकर महाराज को हम याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भाषण दिया था और रविशंकर महाराज कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सोशल लीडर थे। और उन्होंने जो बात बताई थी कि गुजरात
का स्टेट एग्जाम्पल सेट करे कि फाइलों में लोगों को ना फंसाए, तो क्या चंडोला लेक का जो बात है वो फाइलों में लोगों को फंसाने की बात नहीं है? तो क्या गुजरात आज इतने साल के बाद कहाँ पे है? जो रविशंकर महाराज ने जो सपना देखा था, ऐसा गुजरात हम बना पाए? वो भी एक सवाल है। और आज 1 मई है, हमें सबको पता है मे डे का क्या वजूद है, उसका कितना महत्व है। पूरी दुनिया में जिन्होंने बोला दुनिया के मजदूर एक हो, आपको अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ गंवाना नहीं है, वो कार्ल मार्क्स की बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेरिका, जिसको आज हम स्वर्ग मानते हैं, वहाँ ये मुहिम चली थी। और वहां से 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा रिक्रिएशन, मतलब नए समाज के निर्माण के लिए काम करना, वो नारा आया था। उसको याद दिलाते हुए आज हमने डिस्कशन रखा है। आज के हमारे स्पीकर बड़े जाने माने एडवोकेट है, गुजरात हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। वो डॉक्टरेट है, वो सिर्फ एडवोकेट नहीं है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे अपना डॉक्टरेट किया है। तो आज एक नए वक्ता है हमारे साथ, आप लोग पहली बार उनसे मुलाकात करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर ओम कोटवाल। मैं डॉक्टर ओम कोटवाल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मे डे के 135 ईयर्स को लेके वो बात को रखे, और क्या महत्व है हम सब जाने कि आज गुजरात स्थापना दिवस तो है ही, पर मे डे भी है, वो नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि गुजरात की जो परिचय है वो एक इंटरनेशनलिस्ट का परिचय है लोगों को, इतने पूरे दुनिया में बसे हुए गुजराती लोग हैं। तो मे डे का चर्चा करना, मे डे के बारे में डिस्कस करना, वो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है। और अभी मैं डॉक्टर ओम कोटवाल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ ये विषय के बारे में बात कर रखने के लिए। आज उन्होंने टाइम निकाला, दौड़ के भाग के कोर्ट से ये करके आए, उसके लिए मैं सेकुलर लोकशाही आंदोलन से की ओर से मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी रिक्वेस्ट करती हूँ उनको बात रखने के लिए, डॉक्टर ओम कोटवाल। नमस्कार। मीनाक्षी जी का बहुत बहुत आभार, और सेक्युलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी बहुत बहुत आभार मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। और आप सभी को गुजरात दिवस व श्रमिक दिवस की खूब खूब बधाई। आज का दिन केवल एक उत्सव का दिन नहीं, आज का दिन अगर देखने जाए तो एक वैश्विक क्रांति की स्मृति का दिन है। जैसे मीनाक्षी जी ने आपको पहले ही बताया कि ये मे डे जो पहली बार शिकागो की स्ट्रीट्स में सेलिब्रेट किया गया था, उसके अंदर 8 दिन का जो 8 घंटे का वर्क डे और 8 घंटे का रेस्ट मांगा गया था, और जो स्टेट के वायलेंट प्रोटेस्ट के से उसको दबाने की कोशिश की गई थी, वो एक्चुअली क्रिस्टलाइज हो गया ग्लोबल लेवल पे। उस क्रांति की, उस नॉन वायलेंट क्रांति की बात करने का दिन है। मे डे के अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में पहली बार ये श्रमिक दिवस मद्रास में 1923 में लाल पताका लहरा के सेलिब्रेट किया गया था। लेबर किसान पार्टी ने ये सेलिब्रेशन रखे थे 1923 में। और जब लाल झंडे की बात हो ही रही है और लेबर की बात हो ही रही है, तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि कार्ल मार्क्स, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और नेहरू, जो सारे के सारे सोशलिस्ट आंदोलन से बाहर आए थे, उनकी बात ना करें तो कुछ अंश तक ये गलत हो। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने 2 चीज बहुत ही क्लियरली बताई थी कि कैपिटलिज्म के अंदर कैसे एक्सप्लॉयटेशन और एलियनेशन मिला हुआ है। कार्ल मार्क्स ने एक नींव रखी थी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग की, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल से पैदा होती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो खुद एक बहुत महान सोशियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने हमें संविधान दिया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मार्क्स के बारे में लिखते हुए कहा था कि मार्क्स को ये देखना चाहिए था, जो मार्क्स ने अपनी बुक्स लिखी थी इंडियन रेवोल्यूशन के बारे में, उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली ये ऑब्जर्व करना चाहिए था कि जातीय वर्गीकरण और जातीय स्ट्रगल
और जातीय उत्पीड़न को समझने से पहले समझे बिना हम जो हिंदुस्तान की लेबर डायनामिक्स है उसको समझ नहीं पाए। आज भी अगर हम जानते हैं, देखते हैं, तो हम जानते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हो या कोई अलग किस्म की पर्टिकुलर लेबर वर्क हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जाति के एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आते हैं। वही वही जाति जो है वो काफी रोल प्ले करती है इसके अंदर, क्योंकि क्लास एक्सप्लॉयटेशन और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन हैंड इन हैंड चलते हैं इंडियन लेबर डायनामिक्स के। अब अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो प्रियम्बल में हमें आइडिया दिया है फ्रेटर्निटी का, वो फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है, इट इज फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस डोमिनेशन। अब ये समझने की बात है कि यही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 8 डेज का वर्क डे 1942-1946 के बीच, जब वो लेबर मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, तभी उन्होंने डलवाया था। उन्होंने इक्वल पे की बात करी थी, उन्होंने यूनियनाइजेशन के राइट्स की बात करी थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जैसे कि हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनमें काफी मतभेद होता रहा है, लेकिन ये मनभेद नहीं था, मतभेद था। ये हमें समझने की बात है। आजकल की जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आदित्य मुखर्जी ने अभी उनकी बहुत ही अच्छी एक रिसेंटली बुक आई है नेहरूज इंडिया में लिखा है कि आजकल की जनरेशन और आजकल की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गोदी मीडिया जो है, वो ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करती है, ऐसा समझती है कि अंबेडकर साहब थे वो नेहरू जी से लड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस थे वो उन दोनों से लड़ते थे, गांधी थे वो उन सबसे लड़ते थे। ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट अगर आप देखे जाए तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर नेहरू, अंबेडकर और गांधी की कॉलम्स दी गई थी, और वो तीनों कॉलम में वो डिस्कस कर रहे थे आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में। और भारत माता और आइडिया ऑफ इंडिया, जो वैसे नेहरू की एक पूरी एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, वो सिर्फ नेहरू की आइडियोलॉजी नहीं थी। वो नेहरू की आइडियोलॉजी में नेहरू ने सबसे कंसेंसस बिल्ड किया था। अब अगर देखने जाए तो नेहरू भी एक सोशलिस्ट थे, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि नेहरू सोशलिस्ट थे, स्टैलिनिस्ट नहीं। आदित्य मुखर्जी अपनी किताब में कहते हैं कि नेहरू का जो सोशलिज्म था वो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म से वेडेड था। मैं आपको वापस अंबेडकर की वही स्मृति याद दिलाता हूँ कि फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन की बात करती है। फ्रेटर्निटी जो हिंदुस्तान के प्रियम्बल में डाली गई है, जो हमारा फाउंडेशन है। नेहरू भी सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। नेहरू की जो आइडियोलॉजी है वो स्टैलिनिस्ट, बहुत एंटोनियो ग्राम्सी से ज्यादा क्लोज है। नेहरू जो हेजिमनी की बात करते हैं और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी व्यापक अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्हें इतनी समृद्धि प्राप्त हुई आइडियोलॉजिकली कि उन्हें लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरे जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे वो एक कंसेंसस बिल्ड कर पाए। वो कंसेंसस के ऊपर अपनी एक पूरी आइडियोलॉजी बेस कर पाए। कंसेंसस के 3 पिलर थे। एक, सोशलिज्म ऑफ 90%, सेकंड सेक्युलरिज्म, और थर्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये तीनों चीज पे पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नेहरू के साथ था। और तभी अगर देखने जाए, अगर दुनिया के कोई भी देश की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई भी देश में खूनी क्रांति के सिवाय नहीं सस्टेन कर पाया। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा नायाब मुल्क है जो 585 रियासतों से मिलने के बावजूद और जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन होने के बावजूद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके आया कंप्लीटली नॉन वायलेंट और गांधीयन अप्रोच से। ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर देखे जाए
तो इसे इसके हार्ट में हम लेबर लॉस को देख सकते हैं। कॉलोनियल एरा के वक्त फैक्ट्रीज एक्ट 1881 था, जो काफी ज्यादा कंट्रोल के बारे में था और एम्पावरमेंट के बारे में कुछ साइलेंट ही रहता था। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट आया, जो ऑफ कोर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन के साथ आया, जो उन्होंने आइडिया कॉलोनियल एरा में रखे थे उसको अडॉप्ट करने के बाद आया। ये सारे जो थे वो प्रो लेबर लॉस थे, लेबर की सिक्योरिटी के बारे में बात करते थे। और इसीलिए कुछ अंश तक हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडिया में नॉन वायलेंट मीन्स से आया, वो इसलिए आया क्योंकि लेबर की राइट्स प्रोटेक्ट की गई थी। और जैसे ही हम देख रहे हैं कि ये सारे लॉस थे, ये लॉस पार्लियामेंट में पास हुए थे। अगर आप देखने जाए 1947, 1961 और 1970, ये 1970 तक अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स देखें तो एक सेक्युलर पॉलिटिक्स हो रही थी। जो एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स शुरू हुई है और जो कैपिटलिज्म के साथ मिल गई है, वो 1989 के बाद शुरू हो गई है। और हम सभी जानते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी और कैसे संघ इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम आगे देखने जाएं तो हमारे संविधान के जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन्होंने आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 48 कैपिटल ए को रखा गया था। ये सारी चीजें थी जो इंडस्ट्रियल क्रांति को बहुत ही नॉन वायलेंट वे में लेके आई थी। और जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट तब था वो सेक्युलर सेंट्रिक था। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि लेबर का इंपॉर्टेंस कम हो गया। कैपिटलिज्म के आने के बाद लेबर का इंपॉर्टेंस बढ़ा ही है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही एक रिलीजियस डोमिनेटेड या एक कम्युनल एंगल आ गया हमारी पॉलिटिक्स में, वैसे ही जो डिग्रेडेशन ऑफ लेबर लॉज हुए हैं वो भी देखने वाली बात है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आज की करंट क्राइसिस हम जो फेस करते हैं उसे कहते हैं गिग लेबर। गिग लेबर जो है वो अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जैसे ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ये जो संस्थाएं हैं वो गिग लेबर और गिग इकोनॉमी पे काम करते हैं। ये एक नया चैलेंज है लेबर लॉज को। तो सोशल सिक्योरिटी कोड आया 2020 में। ये 2020 के अंदर गिग वर्कर्स के बारे में बात की जाती है, उसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये इतना शॉकिंग है कि 2020 में उनके लिए कोई प्रोटेक्टिव राइट्स नहीं दिए जाते। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आंदोलन की शक्ति थी लेबर की, वो आंदोलन की शक्ति को मूड से उखाड़ दिया गया एक कम्युनल एंगल देके। एक बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो ये है कि जो दक्षिणपंथी जुट है या जो राइट विंग पूरा एक फ्रेटर्निटी है, राइट विंग की अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय जनता पार्टी व अलग पार्टी आती है, और लेफ्ट विंग में जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी सब पार्टी आती है। तो सबसे सरप्राइजिंग बात जो मैं आपको कहना चाहता था वो ये है, जो हमें बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, वो यह कि राइट विंग का सबसे बड़ा, अगर संघ परिवार की बात करें तो संघ परिवार का सबसे बड़ा एक विंग है जिसको हम भारतीय मजदूर संघ कहते हैं। ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आयरनी है। और क्या एक आइडियोलॉजिकली वेडेड यूनियन या मजदूर संघ, क्या ये सच में मजदूरों के बारे में बात करेगा? ये अपने आप में ही एक हंसने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो संघ परिवार की आइडियोलॉजी है वो सेक्युलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ एक आइडियोलॉजी है। संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी है वो डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर बेस्ड है। तो भारतीय मजदूर संघ की जो बात करें
तो वो कैसे सबसे बड़ा मजदूर संघ है, ये हमें एग्जामिन करना चाहिए। और इसे एग्जामिन करते हुए क्या हम कार्ल मार्क्स को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज राइट, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन इज नथिंग बट एन ओपियम ऑफ मासेस। ओपियम से मेरा मतलब कोई नशीला पदार्थ नहीं है, नशीले पदार्थ से भी बड़ी चीज है। ये एक ऐसी चीज है कि जो लोगों का या मूवमेंट का एक ध्यान भटकाने की बात है। तो ये जो धर्म के नाम पर ध्यान भटकाने की बात है, वो कार्ल मार्क्स ने बहुत सालों पहले की हुई थी। कुछ अंश तक हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाए, और इसीलिए आज हम एक स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा इतना लंबा संघर्ष कहीं रुक रहा है, और सोशल सिक्योरिटी कोड जैसे बहुत ही क्रिप्टिक लेजिस्लेशन पाए जा रहे हैं, और जो इवॉल्व करने की हमें ज़रूरत थी, और जैसे हमें गिग वर्कर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत थी हमारे वर्कमैन की डेफिनेशन में, और उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, वो नहीं हो पा रही है। अगर आपने आगे अगर हम आगे देखने जाएं तो समझने की बात यह है कि भारत का संविधान एक संघीय ढांचे में बनाया गया है। ये संघीय ढांचा मतलब अंग्रेजी में इसे फेडरल कहेंगे, ये संघ परिवार वाला संघीय ढांचा नहीं है, तो उसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा लिंग्विस्टिक्स में। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में आपको कहूंगा। फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आप देखने जाएं तो 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये ज़्यादा मैं इसे टेक्निकल नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन मोटा मोटी अगर बात करें तो ये 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसे आजकल लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। तो जो लेबर है वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि अगर किसी सरकार को स्टेट के अंदर कुछ अच्छे लेबर लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं, जो कहीं कहीं हमें देखे भी जा सकते हैं, और तो वो कर पाएगी। और अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि अगर एक साथ एक नैरेटिव लेबर का कंसेंसस बिल्ड किया जाए और यूनियन को वो इम्प्लीमेंट करना है, तो यूनियन वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी, जो अच्छी बात है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारी बात पहले हुई कि कैपिटलिज्म के अंदर तुष्टीकरण इतना सटीक तरीके से मिला हुआ है कि उसको अगर हम सेक्युलरिज्म के लेंस से नहीं देखेंगे तो मूवमेंट को सप्रेस होने की पूरे पूरे चांसेस है, जो हम देख रहे हैं। तो अ, ये फेडरलिज्म की बात करते हुए हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि बीजेपी के जो स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ये तीनों स्टेट में कोविड के टाइम पे जो लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया था, वो एक बहुत ही ग्लैरिंग और बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी की गई थी। 12 घंटे की शिफ्ट की गई थी, इंस्पेक्शंस रिमूव किए गए थे और राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया था। आज मैं आपके सामने मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की तरफ से एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि लेबर जो है वो एक चैरिटी का कॉज नहीं है। लेबर जो है ये रिपब्लिक का सोल है, और ये सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए, समझना चाहिए कि सेक्युलरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है, और हमें ये भी समझना चाहिए कि कास्ट डायनामिक्स यहाँ पे कैसे रोल प्ले करता है। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि कास्ट सेंसस सरकार ने करने की बात रखी है। तो कास्ट सेंसस को सिर्फ पेपर पे नहीं लाना चाहिए। कास्ट सेंसस आने के बाद हमें समझना चाहिए कि लेबर कैसे इसके अंदर उलझा हुआ है, लेबर कैसे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड किया हुआ है, और ये जो ह्यूमिलिएशन लेबर फेस करता है उसके अगेंस्ट हमें हमारी बात को
और प्रखर रूप से रखना चाहिए। धन्यवाद।